नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता का बम फोड़ दिया है और पार्टी ने अपने 4 वरिष्ठ नेताओं को निष्कासित कर यह साफ कर दिया है कि एनडीए के साझा उम्मीदवारों के खिलाफ जाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चुनावी मौसम में यह कार्रवाई बीजेपी के अंदर बढ़ती असंतोष की आवाजों को शांत करने की रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन 4 नेताओं पर गाज गिरी है उनमें वरुण सिंह, अनिल कुमार और पवन यादव और सूर्य भान सिंह शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये चारों नेता एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के विरुद्ध अलग अलग सीटों से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए थे। पार्टी नेतृत्व ने इसे सीधी अवज्ञा मानते हुए उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल रस्ट घोटालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जा सकती है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय मल्ल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस तरह के मामलों में दर्ज एफआईआर की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि इन अपराधों की व्यापकता और देशव्यापी नेटवर्क को देखते हुए अब जांच का दायरा सीबीआई के स्तर पर बढ़ाया जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इन साइबर अपराधों की जड़ें म्यांमार और थाईलैंड जैसे विदेशी ठिकानों से जुड़ी हुई हैं। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि इन मामलों की जांच के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करें और कोर्ट को प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट अब 3 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल सीजेआई गवई ने 23 नवंबर को पद से मुक्त हो रहे हैं और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारत न्यायपालिका के प्रमुख बनने की कतार में अगले स्थान पर हैं। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। सीजेआई गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ जस्टिस सूर्यकांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को हरियाणा आएंगे। वे कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से पीएम मोदी के दौरे और अन्य कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों के लिए पत्र भी जारी किया गया है। पीएम मोदी 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान हरियाणा को कई सौगातें दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर पीएम मोदी को 17 अक्टूबर को सोनीपत में आना था, लेकिन अचानक से यह दौरा रद्द हो गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया था कि वह दोबारा पीएम मोदी का कार्यक्रम ले रहे हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर मोहर लग गई है। हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पूरे हरियाणा में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 28 अक्टूबर को सीएम आवास में सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में शहीदी दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों और अनंतपुर साहिब में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दी जा सकती है। प्रदेश में 24वां जिला बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। और वहीं समागम के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व समागम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति भवन में सीएम मान राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। पंजाब सरकार की ओर से देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस ऐतिहासिक समागम के लिए आमंत्रण भेजा गया है। बदायूं के थाना फैजगंज भेटा क्षेत्र में सोमवार तड़के 5 बजे के करीब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश के कब्जे से 700 ग्राम सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी के आभूषण, 8 लाख नगद और तमंचा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी देहात हृदेश कठोरिया ने बताया कि औरछी निवासी किन्नर टीना के घर पर हुई 1 करोड़ से अधिक की चोरी के मामले में पुलिस बदमाशों को तलाश कर रही थी और मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश चोरी करने के उद्देश्य से गनगोली में देखे गए हैं और इस सूचना पर थाना पुलिस ने आज 5 बजे बदमाशों की घेराबंदी कर ली और बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और पुलिस ने अपना बचाव में फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अन्य बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बदमाशों पर चोरी डकैती के 12 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सन फार्मा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सतीश वर्मा को परिसिया पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। सतीश वर्मा पर आरोप है कि उसने डॉक्टरों को कमीशन देकर कंपनी की दवाइयां मरीजों को लिखवाने का दबाव बनाया था। मामले की जांच
विशेष जांच टीम के पास है और टीम यह पता लगाएगी कि किन डॉक्टरों को कमीशन दिया गया और किनके माध्यम से दवाई की सप्लाई की गई। कंपनी ने कैसे जहरीली दवाइयां बाजार में पहुंचाई। पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच में कुछ प्रमुख निजी डॉक्टरों और मेडिकल एजेंसियों के नाम सामने आने की संभावना है। इससे पहले पुलिस ने अपना फार्मा एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया था और यह वही एजेंसी थी जिसने जहरीला कफ सिरप कोर्डरिफ छिंदवाड़ा बुलाकर सप्लाई किया था और इस एजेंसी से जुड़ी अन्य दवाइयों के सैंपल लैब भेजे गए हैं। वही डॉक्टरों की भूमिका और उनकी कमीशन डीलिंग की जांच भी जारी है। छिंदवाड़ा पुलिस इस पूरे मामले की हर परत खोलने में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। राजौरी गार्डन में दिल्ली पुलिस के साथ अपराधी के बीच गोलीबारी हुई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजौरी गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस और एक अपराधी के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अवर कॉलोनी में पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच हत्या के प्रयास के मामले में संक्षिप्त गोलीबारी हुई है और गोलीबारी के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने दिवाली वाले दिन तैमूर नगर में फायरिंग करने वाले आरोपी तेजस उर्फ भारत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और 2 पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं। आज 27 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म दिवस है और इस मौके पर यमुनानगर जिले के भगवानपुर गांव में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और त्याग की गाथा को समर्पित एक विश्व स्तरीय स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है और इस भव्य परियोजना का भूमि पूजन करने आज केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के भगवानपुर गांव में पहुंचे। परियोजना लगभग 20 एकड़ भूमि में फैली होगी और स्मारक में एक भव्य किले जैसा ढांचा, 70 फीट ऊंची प्रतिमा और आधुनिक थिएटर बनाया जाएगा, जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन पर आधारित फिल्म प्रदर्शित की जाएगी और इसके अलावा परिसर में गतका की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी ताकि युवा पीढ़ी सिख परंपरा और वीरता की शिक्षा ले सके। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह स्मारक न केवल बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य की याद दिलाएगा, बल्कि भारत के इतिहास में सिख वीरता, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व की अमिट छाप को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेगा। बता दें कि आज 27 अक्टूबर को बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म दिवस पर उनकी भव्य स्मारक के लिए भूमि पूजन का शुभारंभ किया गया है। प्रकृति और आस्था के संगम का महापर्व हरियाणा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक खरना पूजा के दूसरे दिन यानी आज 27 अक्टूबर सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को यमुना नदी के किनारे या अलग अलग इलाकों में बनाए गए घाटों पर श्रद्धालुओं ने पहला अर्घ्य दिया और अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय के समय छठ पूजा के दिन 6:31 पर उगते सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और मंगलवार को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का यह पर्व छठ संपन्न हो जाएगा। छठ पूजा के अंतिम दिन 28 अक्टूबर यानी मंगलवार को उदयीमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सभी छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर से सुख, समृद्धि और आरोग्यता की कामना की जाएगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।